बच्चों, हम लोगों ने पतंग नामक पाठ के विषय में कल पढ़ा था और इसका जो शेष भाग है उसको आज पढ़ें। आप जानते हैं कि इसके रचनाकार महाकवि आलोक धनवा जी हैं, जो अपनी लेखनी के माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्रण उन्होंने किया है। इस पाठ को उन्होंने खड़ी बोली में मुक्त छंद में तत्सम तद्भव शब्दावली के प्रयोग के साथ, इसकी जो भाषा है सरल सरस प्रवाहपूर्ण है, बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा ही मनमोहक सुंदर चित्रण किया गया है। इसके साथ ही इसमें मानवीकरण, स्वर मैत्री, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। आप यहाँ से देखेंगे, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि जो बच्चे होते हैं बड़े ही सुकोमल होते हैं और इतने सुकोमल होते हैं जैसे लगता है कि कपास से बनी हुई जो रुई होती है उस तरह से होती है। इसलिए उनका पैर भी जो होता है वो भी गद्देदार होता है, रुई के समान सुकोमल होता है। और जो पतंग उड़ाते हुए धरती पर दौड़ते हैं, चलते हैं, तो धरती माता भी भाव विभोर हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वह स्वयं उनके पैरों के नीचे आ जाती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी धरती माता स्वयं चली जाती है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं बड़े ही सुकोमल होते हैं। जब ये दौड़ते हैं बेशुद्ध छतों को भी नरम बनाते हैं। जब वो दौड़ते हैं और पतंग उड़ाते हैं तो उससे उनको ध्यान नहीं रहता है कि छत जो है नरम है कि कठोर है, इसलिए छत को भी वो नरम बना देते हैं अपने प्रभाव से। अर्थात छत की जो कठोरता है उसका उनको आभास नहीं हो पाता। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब ये पेग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से जब छतों पर पतंग को उड़ाते हैं तो उनके पैरों से धम धम की आवाज होती है और वह धम धम की आवाज ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जो ढोलक है, ढोलक से थोड़ा लंबा होता है और उसकी जो आवाज होती है वो बच्चों के पैरों की थाप की आवाज से मिलती जुलती है। इसलिए कवि ने कहा है कि वे छतों को भी नरम बनाते हैं और अपने पैरों के धम धम की आवाज से जो आवाज करते हैं उससे लगता है कि सभी दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं। जब ये पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोरी को पकड़कर ऐसे चलते हैं जैसे पेड़ में झूला लगा हुआ है और उस झूले पर बैठ करके पेग मार रहे हैं। हमारे पूर्वांचल में सावन के महीने में झूला झूलने की भी परंपरा है। जब कन्या का विवाह हो जाता है, ससुराल जाती है, तो बाद में सावन के महीने में वो मायके आती है और सावन का झूला झूलती है। तो यहाँ भी कवि ने ये चित्रण किया है कि जो बच्चे हैं वो पतंग की डोरी को इस भांत पकड़े रहते हैं जैसे कि लगता है कि झूला में वो झूला पर पेग मार रहे हैं और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर जो लचीली डाल होती है, वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, उसी तरह से वो पतंग जब उड़ाते हैं तो पतंग के प्रभाव में वो भी झुक करके लचकदार बन करके पतंग को उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर से एक रोमांच उत्पन्न होता है। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उनको अपने सुध का ध्यान नहीं रहता कि हम गिरेंगे कि बचेंगे, इसलिए उसी में मस्त रहते हैं। तो उनको गिरने से कौन बचाता है? उनके शरीर से जो रोमांच उत्पन्न होता है, जो संगीत उत्पन्न होता है, वही बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग काफी ऊंचाई तक उड़ता है और उनको देख करके वो टकटकी लगा के उधर ही ताकते हैं। गिरने का भी उनको भय नहीं रहता है। तो उनको कौन बचाता है? वो पतंग की डोरी बचाती है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के साथ। ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ वो भी उड़ रहे हैं। रंध्र से तात्पर्य होता है छिद्र, अर्थात जिस प्रकार से खेत की जब जुताई होती है
और भूमि की उर्वरा शक्ति तब बनी रहती है जब खेत की मिट्टी भुरभुरी होती है, उससे पानी और हवा अंदर जाता है। उसी तरह से रंध्रों का प्रयोग तो छिद्र के लिए हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के कवि ने इसका प्रयोग इसलिए किया है कि बच्चों का जो मन है वो भी काफी उपजाऊ है और उसमें रंग बिरंगी कल्पनाएं उठती हैं। जिस प्रकार से पतंग के अंदर है, पतंग रंग बिरंगा है, जिस प्रकार से पतंग अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है, उसी तरह से बच्चों के मन में उठने वाली जो रंग बिरंगी कल्पनाएं हैं वो भी काफी ऊंचाई तक जाती है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने। बच्चों का स्वभाव ही होता है, वो शरारत करते हैं और शरारत अगर कोई देखता नहीं है उसमें वो बच जाते हैं तो उनकी बदमाशी और शरारत और भी बढ़ जाती है और भी वो निडर हो जाते हैं। अगर वो छत से नहीं गिरते हैं तो और निडर होकर के कहाँ जाते हैं? सुनहले सूरज के सामने। इसमें कवि ने भादो का भी प्रयोग किया है शब्द का और शरद का भी प्रयोग किया है। भादो के महीने में आकाश में चारों तरफ बादल रहता है, घना अंधकार रहता है, इसलिए भादो का महीना अंधकार का प्रतीक है। और शरद में उजाला रहता है, इसलिए शरद जो है उजाले का प्रतीक है। इसीलिए कवि ने कहा है कि और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, अर्थात ऐसा सूरज जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है उसके सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई फिर उनके पैरों के नीचे आ जाती है। ये धरती माता और भी भाव विभोर हो जाती है, उनका वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ता है। बच्चों, मैंने इस पूरे पतंग पाठ की व्याख्या बता दी है और उसको आप अपनी कॉपी में उसकी व्याख्या सुंदर ढंग से लिखिए।